नमस्कार, जनमत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कर्नाटक में 10 मई को 224 सीटों पर होने वाले चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हालांकि 2-3 महीने पहले चुनाव की कवायद शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी के कई दौरे हो चुके हैं, रोड शो भी हो चुका है, स्थानीय नेताओं के स्थानीय यात्राएं भी निकल चुकी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नामांकन वापस लेने के बाद जो फाइनल लिस्ट निकलती है, उसके बाद असल में चुनाव का पारा चढ़ता है। 24 तारीख को नामांकन वापस हुआ। अब जिन उम्मीदवारों को लड़ना है वो लड़ाई के मैदान में है। किस पार्टी के कितने उम्मीदवार कितनी सीटों पर लड़ना है, ये सारा फिगर सब सामने है। कई बार ऐसा भी होता है कि नामांकन आप नाम की घोषणा करते हैं, पार्टियां अपने नाम की घोषणा करती हैं उम्मीदवारों के, और ऐन नामांकन के मौके पे उम्मीदवार जो है या तो पार्टी बदल लेता है या तो इधर से उधर चला जाता है। ये आप देख रहे होंगे आजकल बहुत चल रहा है, कई तरह की चीज़ें हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि चूंकि लास्ट मूवमेंट पर होता है, इसलिए आप पार्टियां दूसरे उम्मीदवार नहीं दे पाती। इसलिए मेरा मानना है कि अब फाइनल राउंड शुरू हो गया है और चुनाव अपने जोरों शोर पे कर्नाटक में शुरू हो। लेकिन उसके पहले कि कर्नाटक में मैं आपको चुनाव में ले जाऊं, वहाँ का वो दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा वहाँ का बैकग्राउंड बता दूं, तब चुनाव के मैदान में हम लोग साथ चलेंगे। ये चुनाव कई कारण से महत्वपूर्ण है। इधर जो भी राहुल गांधी की जो भारत यात्रा हुई, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, सतपाल मलिक का जो बयान आया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी का जलवा क्या है, इसका लिटमस टेस्ट होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है, और जिस तरह राहुल गांधी प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कितना चढ़ाई पर चढ़ी है, कितना एक्सपेंड की है, उसका लिटमस पत्र ये तय होगा। हालांकि कर्नाटक चुनाव और आम चुनाव के बीच में और राज्यों के चुनाव में भी हैं, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनके चुनाव भी हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कर्नाटक का चुनाव जो है 24 में होने वाले आम चुनाव का सेमीफाइनल है। उसके रीजन भी है कर्नाटक के। साउथ में, दक्षिण भारत में बीजेपी अगर कहीं भी अपने प्रभाव को, अपनी जड़ों को जमाने में कामयाब रही है पिछले 2-3 दशक में, तो वो कर्नाटक है। हालांकि कभी भी वो बहुमत में नहीं आए, कभी भी वो बहुमत से शासन नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ उनका असर है। इसलिए कर्नाटक का रिजल्ट बीजेपी के लिए प्रदेश के वजह से भी महत्वपूर्ण है, और वो रिजल्ट जो है सदन में, आम चुनाव में, लोकसभा में सीटें बीजेपी की घटाने बढ़ाने में भी मदद करेंगी। जो ये चुनाव है उसमें हम पहले ये देखेंगे कि हम लोग मुद्दे क्या हैं, प्रचार क्या है और संभावनाएं क्या हैं। करीब 1 दर्जन पार्टी चुनाव के मैदान में है। उसमें जो मुख्य पार्टी है वो कांग्रेस है, बीजेपी है और जनता दल एस है। भावी मुख्यमंत्रियों के चेहरे के रूप में जो है कांग्रेस ने सिद्धारमैया को दिया है, सामने लाया है। जनता दल एस ने एस डी कुमारस्वामी को सामने लाया है। दोनों मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्नाटक के। बीजेपी ने भी कोई चेहरा सामने नहीं लाया, और पार्टी के अंतर कलह है, जो भी वजह है, बीजेपी ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। चुनाव की संभावनाओं को लेकर जो 4 तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं अभी से, जबकि अभी चुनाव, अभी प्रचार होगा, अभी लोग आएंगे, अभी चीज़ें बदलेंगी। हालांकि रिजल्ट आएगा 13 मई को, लेकिन चुनाव रिजल्ट को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो 4 तरह की अटकलें हैं। एक तो या तो कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी, नंबर 2 बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी, नंबर 3 हंग असेंबली आएगी और गठबंधन की सरकार बनेगी, और चौथा अटकल जो लग रहा है वो है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बनेगी। ये बात कही भी जा रही है। ऑपरेशन लोटस के बारे में आप में से बहुत लोग जानते हैं। हालांकि ये नया राजनीतिक फिनोमिना है, ये टर्मिनोलॉजी नई है, 8-9 साल पहले से आई है। ये सच पूछा जाए तो एक गैर
लोकतांत्रिक गैर संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है प्रदेश में सरकारें बनाई जा रही हैं, बनती हैं। इस प्रक्रिया के तहत जो है चुनी हुई सरकारों के विधायकों को खरीद फरोख्त कर या किसी दबाव में तोड़कर उनकी सरकार गिरा दी जाती है और अपनी सरकार बना ली जाती है। कई उदाहरण आपको पिछले 5-7 साल में देखने को मिलेंगे। ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का है। और जिस कर्नाटक के चुनाव की बात कर रहे हैं, इस चुनाव में भी पिछले बार यही हाल हुआ था। 2018 के पिछले चुनाव में चुनाव के बाद हंग असेंबली आई थी और कांग्रेस और जनता दल ने मिलके गठबंधन की सरकार बनाई थी। एस.डी. कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था जनता दल एस के। ये सरकार करीब 14 महीने चली थी। उसके बाद इसके विधायक धड़ाधड़ टूट के भागने लगे, बीजेपी में जाने लगे और 2019 में, जुलाई 2019 में येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। ये बात अलग है कि 19 के एक सवा साल तक येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर रहे, उन पर भ्रष्टाचार के बहुत पहले से आरोप चल रहे थे। उस वजह से या कुछ और वजह से पार्टी का जरूरी झगड़ा था। वासवराज मुंबई को उन्हें हटा के बीजेपी ने वासवराज मुंबई को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो अभी भी जो है एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में है चुनाव तक। मैं ऑपरेशन लोटस किस लिए बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में बाकायदे ऑपरेशन लोटस की बात भी कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप में, और इसलिए 112 सीटों की जगह जो बहुमत बनाती है उसकी जगह 150 सीटों की बात कर रहे हैं कि कम से कम 150 सीटें दीजिए। और क्यों दीजिए, ये संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं कि उसके बाद बीजेपी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, दबाव का इस्तेमाल करके पार्टी को तोड़ सकती है, विधायकों को इधर उधर कर सकती है। आइए देखते हैं असल मुद्दा क्या इस समय कर्नाटक चुनाव में चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय विपक्ष या कांग्रेस लेके आई वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा उसको बनाया इस चुनाव में। मौजूदा सरकार पे 40% की सरकार का आरोप लगा। ये आरोप 1-2 साल से लगातार कांग्रेस लगा रही है, पोस्टर छाप रही है। इवन पेटीएम सीएम करके उन्होंने हर जगह चस्पा कर दिया है। ये 40% का क्वाइन ये टर्म कैसे आया, इसका भी मामला है। 2022 में एक ठेकेदार थे, संदीप पाटिल, 40 साल का ठेकेदार था। वो उडुपी में एक होटल में वो सुसाइड कर लेता है और अपने आत्महत्या नोट में लिखता है कि कैबिनेट मंत्री येदियुरप्पा ने कमीशन के लिए इतना हमें तंग कर दिया था कि मैं अपनी जान दे रहा हूँ। इसीलिए कि हंगामा हुआ, कांग्रेस ने इसको उठाया और बड़ा बवाल इसलिए भी बन गया कि इसके बाद जो कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था उसने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा। उस लेटर में उसने बताया कि यहाँ पे किसी ठेके पर, किसी परियोजना पर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ अधिकारी और सरकार जो है वो 40% कमीशन, अधिकारी सरकार पर नहीं लगाया उसने, कि अधिकारी जो 40% हर ठेके के लिए कमीशन मांग रहे हैं और उनका कहना है कि ऊपर तक पहुँचाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो गया। उस चिट्ठी पर क्या कार्रवाई की प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं मालूम। उसी साल, मतलब पिछले ही साल, एक चिट्ठी करीब 1500, 1300-1400 स्कूलों के एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ शिक्षा मंत्रालय में इतना भ्रष्टाचार, इतनी गड़बड़ी चल रही है जिससे कि स्कूल चलाना मुश्किल हो गया है, हम लोग के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, इसलिए आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, शिक्षा मंत्रालय की जांच करवाइए। तो बिटकॉइन का एक स्कैंडल था। तो सब मिला के कांग्रेस ने इस बार भ्रष्टाचार को मौजूदा सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मेन मुद्दा बनाया। दूसरा मुद्दा सांप्रदायिकता का बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन के 1 साल 1.5 साल पहले से ये हिजाब, हलाल, अजान के मामले को लेके फिर ये भी नारा दिया गया हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से कि मुस्लिम दुकानदारों का बाइकाट किया जाए। हालांकि ये इशू बन नहीं पा रहा है, कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि
सांप्रदायिक मुद्दे पे कर्नाटक में ध्रुवीकरण करने में कोई भी पार्टी सफल हुई हो। एक नया ताज़ा मुद्दा जो है नंदिनी बनाम अमूल के आया है। ये दोनों दूध सहकारी समितियां हैं। अमूल गुजरात की समिति है, नंदिनी कर्नाटक की समिति है। नंदिनी बहुत मजबूत समिति है। नंदिनी भी अपने दूध और दही की सप्लाई जो है न केवल पूरे कर्नाटक में अगल बगल राज्य में भी करती है। ये भी कुछ अजीबोगरीब मामला है। इलेक्शन के 2 महीने पहले अमित शाह कर्नाटक आते हैं, एक सभा में अनाउंस करते हैं कि गुजरात की सहकारी समिति अमूल जो है वो यहाँ पे आएगी तो कर्नाटक के लोगों को, कर्नाटक के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके खिलाफ वहाँ पूरा आंदोलन शुरू हुआ। कन्नड़वादी अपने नंदिनी को अस्मिता का सवाल बना लिया और कांग्रेस भी उसमें कूद गई इसका फ़ायदा लेने के लिए। उन्होंने भी नंदिनी बनाम अमूल का मुद्दा, वो सिद्धारमैया, DK शिव कुमार, इन लोग भी इस मुद्दे को लेकर पकड़ लिए कि कन्नड़ की बेइज्जती है, कर्नाटक के लोगों की बेइज्जती है, हम खुद कई राज्यों में सप्लाई करते हैं, अमूल से हम कम नहीं हैं। बावजूद इसके पॉलिटिकल फॉलआउट को नज़रअंदाज करके अमूल को रिजेक्ट नहीं किया गया। ये अमित शाह का दबाव था, PM का दबाव था, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने साफ मना कर दिया कि हम अमूल्य को मना नहीं करेंगे और नंदिनी को बढ़ाने के लिए हम देश भर में इसका वो करेंगे, लेकिन अमूल्य को कर्नाटक में आने से हम न रोकेंगे और न रोक सकते हैं। और बाकायदे अमूल्य के वहाँ पोस्टर लगे। आज बस इतना ही। इसके बाद हम आपको कर्नाटक चुनाव के और पहलुओं को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। हो सकता है ज़मीन से वहाँ जाके वहाँ के लोगों से बात करके वहाँ की नब्ज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।